आज हम कोबर के पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत को जानने से पहले जरूरी है कि हम पर्वत और भूसन्नति का अर्थ जानें। पर्वत को पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग के रूप में जाना जाता है, जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो, इसका एक शिखर हो तथा ढलान खड़ा हो। भूसन्नति लंबे चौड़े जल से भरे गर्त होते हैं, जिनके आसपास दृढ़ भूखंड होते हैं, जिनमें से नदियाँ अन्य अनाच्छादन के कारक द्वारा मलबा लगातार इकट्ठा होता रहता है और उनका लगातार अवतलन होता है। इनके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। एशिया का टेथिस सागर, जिसके मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ है। उत्तरी अमेरिका की अपलाचियन पर्वतमाला और ग्रेट ब्रिटेन का कैलेडोनियन भूसन्नति इसके कुछ उदाहरण माने जा सकते हैं। आइए अब हम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोवर ने सन 1923 में दिया था। वे वलित पर्वतों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करना चाहते थे तथा उनका उद्देश्य था कि दृढ़ भूखंडों और भूसन्नति के बीच संबंध स्थापित किया जाए। कोबर ने इस सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला लिथोजेनेसिस, सेकंड ओरोजेनेसिस एंड थर्ड ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस के अंतर्गत भूसन्नति का निर्माण, अवसादीकरण और अवतरण होता है। भूसन्नति के निर्माण का कारण है पृथ्वी का शीतलन के कारण संकुचन, जिसके कारण उस जगह पर गर्त बन जाता है, वो भूसन्नति कहलाती है। सेकंड है भूसन्नति का अवसादीकरण। यह दृढ़ भूखंडों से जब नदियों द्वारा मलबा इकट्ठा किया जाता है तो उसे अवसादीकरण कहते हैं। थर्ड है भूसन्नति का अवतलन। जब लगातार भूसन्नति में मलबा इकट्ठा होता रहता है तो इस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भूसन्नति थोड़ी नीचे की ओर धंस जाती है। इसे भूसन्नति का अवतरण कहा जाता है। इसकी सेकंड अवस्था होती है ओरोजेनेसिस। ये वर्ड बना है ओरो प्लस जेनेसिस से। ओरो का अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस इसका विकास या इसका निर्माण। तो इस अवस्था में उस मलबे के संकुचन के द्वारा जब दोनों दृढ़ भूखंड पास पास आते हैं, यह भी पृथ्वी के संकुचन बल के कारण ही होता है। जब दोनों पास पास आ जाते हैं तो इसके अंतर्गत जो पहले नदियों द्वारा मलबा इकट्ठा किया गया होता है वो सिकुड़ कर एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह हमारा हिमालय पर्वत बना है और यही मेन अवस्था है जिसके अंतर्गत पर्वत का निर्माण होता है। थर्ड है ग्लिप्टोजेनेसिस। इसके अंतर्गत पर्वतों का आरोहण होता है और एक पॉइंट के बाद उनका अनाच्छादन होना शुरू हो जाता है। चूंकि इन सब में पर्वत निर्माण भूसन्नति के कारण होता है तो इसे भूसन्नति के विकास की अवस्था के 3 चरण कहा जाता है। इसमें संपीड़न बल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो संपीड़न बल जब सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और जब सामान्य सक्रिय होता है तब निम्न 2 स्थिति उत्पन्न होती हैं। जब संपीड़न बल सामान्य होता है तो भूसन्नति के दोनों ओर पर्वतों का निर्माण हो जाता है तथा भूसन्नति वाला क्षेत्र अप्रभावित रहता है, जिसे श्वासन बल की संज्ञा दी जाती है। और जब संपीड़न बल सर्वाधिक होता है तो यह पर्वतों का निर्माण इस प्रकार होता है कि पर्वत की एक भुजा दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तथा ग्रीवाखंडन नापी का निर्माण होता है। इसकी कुछ उदाहरण हैं जो कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि अफ्रीका के उत्तर की ओर जाने के कारण पेरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियस, कॉकेशस और बाल्कन का निर्माण हुआ। और यूरोप के दक्षिण की ओर सरकने के कारण एटलस, एपिनाइन, डिमाराइट का निर्माण हुआ था। अब हम इनको मैप में देख सकते हैं। आल्प्स, कॉकेशस, हिमालय, एटलस आदि माउंटेन्स दिखाए गए हैं इसमें, जिनका निर्माण कोबर के सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है। परंतु कोबर का सिद्धांत भले ही काफ़ी सारे हमें तथ्य प्रदान करता है, इससे भूसन्नति के द्वारा पर्वत निर्माण को अधिक स्पष्ट ढंग से समझाया गया है, परंतु इसमें भी कई दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि संपीड़न बल को पृथ्वी के संकुचन का परिणाम माना गया है और पृथ्वी के संकुचन बल से उत्पन्न पर्वतों का निर्माण होना उपयुक्त नहीं है। और कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों ओर के प्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, परंतु स्वेस महोदय के अनुसार एक पृष्ठ खिसकता है तथा दूसरा स्थिर रहता है, जिसे जो खिसकता है उसे पृष्ठ प्रदेश तथा जो स्थिर रहता है उसे अग्र प्रदेश कहते हैं। और स्वेस का मत अधिक सत्य प्रतीत होता है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के स्थिर भूखंड का उत्तर की ओर खिसकना तर्कसंगत नहीं है।
और इससे पूर्व से पश्चिम में फैले पर्वतों जैसे हिमालय, आल्प्स आदि का तो पता चल जाता है, परंतु उत्तर से दक्षिण की ओर फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। सो आज के लिए भूसंगति के निर्माण के सिद्धांत के बारे में हमने जाना। थैंक यू सो मच।